नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं देश के एआई रोड मैप की, जो कि नीति आयोग ने पेश किया है। और इस रोड मैप में अगले 10 साल का प्लान बनाया गया है और बताया गया है कि देश का जो ग्रोथ रेट मौजूदा 5.7% है, 2035 तक इसको एआई की मदद से 8% तक ले जाया जा सकता है। और इसका नतीजा क्या होगा कि अभी की रफ्तार से 6.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी 2035 तक बनेगी, लेकिन अगर एआई इस्तेमाल करेंगे तो 8.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बना सकते हैं। यानी एआई से उम्मीद कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर या से लेकर 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक के बीच में कोई उपलब्धि एआई के जरिए हासिल हो सकती है। प्रोडक्टिविटी 30 से 35% बढ़ाने की क्षमता है एआई में। इनोवेशन में 30% के ग्रोथ का मौका मिलेगा। टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो होती हैं, आईटी सर्विसेज जिसको कहते हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज अगर जो नई एआई के तर्ज पर कंसीव होगी, उसमें फ़ायदा होगा 15-20% का। लेकिन अब करना क्या होगा, इस रोड मैप में ये बताया जा रहा है कि सरकार है, इंडस्ट्री है, एकेडेमिया है, इनके बीच में तालमेल की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल और स्वस्थ एआई गवर्नेंस देना पड़ेगा, जिसका तालमेल बाहर के गवर्नेंस मॉडल से भी हो। और तब जाके इस तालमेल से एक माहौल बनेगा जिसको एआई इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं। उसमें ये निजी क्षेत्र को लीड करना होगा, ये भी कहा है नीति आयोग ने। इस तरीके से कई पॉइंट्स रखे हैं, एक खाका बनाया है। आम आदमी को एआई ही बहुत हद तक समझ नहीं आता, तो ये पूरा रोड मैप क्या समझ आएगा। लेकिन 10 साल का एक रोड मैप तो ज़रूर बनाया, और इससे पहले 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया था एआई के लिए। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा और उनसे आम आदमी को क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा, आम बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, इन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे इस एआई रोड मैप के बहाने। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे दो मेहमानों से। तो कोरोवर एआई के सीईओ और को फाउंडर अंकुश सभरवाल हमारे साथ हैं, और जज इंडिया सॉल्यूशंस के सीटीओ कनिष्क अग्रवाल हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकुश सभरवाल, जो रोड मैप पेश किया गया नीति आयोग की तरफ से, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कम से कम उसको देखा तो ज़रूर होगा। तो आपको क्या लगा उसमें? वो एक ब्लूप्रिंट जैसा है, या जो रियलिस्टिक तस्वीर है हमारी एआई की इस वक्त, उसको ही आधार बनाकर एक रोड मैप बनाया गया? शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि ये एक पहला स्टेप है जिसमें एक स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे इसको पॉजिटिव देखा जा रहा है। और सिर्फ एआई सिर्फ एज ए सेक्टर नहीं, मतलब पूरे ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूटर होगा, जिससे काफी क्लियर हो गया बाकी लोगों के लिए भी कि एआई एक इनेबलर है जिससे ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा बायस भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं एआई सेक्टर में ही काम करता हूँ और एआई कंपनी को रन करता हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ ये 2% नहीं इंक्रीज करेगा, ये डबल ग्रोथ होगी। क्योंकि आप देखो, हर तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, सारे एआई प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल नहीं हो रहे, कुछ हो रहे, लेकिन जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो 10x ग्रोथ दे रहे हैं। आप समझ रहे हो? जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि एआई हर सेक्टर में तो लगेगा, लेकिन किस यूज केस में एआई लगाना है, किस यूज केस में एआई लगाएंगे जिसमें लो एक्सपेंस होगा, हाई बेनिफिट होगा। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, कंपनीज लेवल पे, हर लेवल पे, रिसर्चर्स लेवल पे वो चल रही है। लगता है कि अगले 12 से 18 महीनों में वो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स फेल होना, एआई के प्रोजेक्ट्स फेल होना कम हो जाएंगे, और जो सक्सेसफुल हुए हैं वो सबको पता चलेगा कि ये यूज केसेस सक्सेसफुल हो रहे हैं एआई से, वो सब लोग उसको यूज करेंगे। और जैसे मैंने बोला कि वो 10x प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं। तो अगर मैं और थोड़ा पेसिमिस्टिक भी रहूं, मुझे लगता है जो ग्रोथ रेट है, करंट ग्रोथ रेट से अगर हम एआई अच्छे से लेवरेज करते हैं तो वो डबल ग्रोथ होगी।
काफी वेलकमिंग है। चलो शुरुआत तो हुई। आई थिंक नाउ वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। जैसे एआई इकोसिस्टम की बात हुई, सॉवरेन एआई की बात हुई, हम सब एआई कंट्रीब्यूटर्स को मिलके एक कम्युनिटी बना के पहले उसको समझना पड़ेगा एआई क्या है। जल्दी ही समझ आ जाएगी, इट्स इजी। फिर उसको देखना पड़ेगा कि हर सेक्टर में उसको कैसे यूज करें। अब वो बातें छोड़ दें कि जॉब जाएगी, क्या होगा, मेरा क्या होगा। सब कुछ अच्छा होगा। जिस जिस फील्ड में है उसमें आप देखो कि एआई कैसे यूज होगा। हर फील्ड में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। नई फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जो जो फील्ड्स है एग्जिस्टिंग, हम्म राइट, बैंक है, हम्म ट्रैवल है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, फिनेंस है। तो उसी उसी जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं उसी में ही अगर हम एआई डालेंगे तो आई थिंक विल ग्रो डबल द पेस। ठीक है। लेकिन इस वक्त ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बड़ी ही ईमानदारी से एआई पर बातचीत करें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा एक होराइज़न खुल गया है, बोलना चाहिए खुलने वाला नहीं, खुल गया है। लेकिन हम उसमें कहाँ खड़े हैं ये हमें देखना होगा, और क्या हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम रियलाइज़ कर पाएँ वो सपना जो अंकुश सभरवाल आज हमें दिखा रहे हैं। कनिष्क, ये बताइए कि अभी जो ग्लोबल एआई सिनेरियो है, तैयारियों के हिसाब से ही है। अभी तो कोई बहुत बड़े बड़े सक्सेस के झंडे नहीं गाड़े गए हैं। दो चार जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं के जरिए से लोग समझ रहे हैं एआई क्या है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं एज अ कंट्री? थैंक यू मनोज जी। तो आई थिंक जो नीति आयोग ने कहा है वो आई थिंक बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट दिया है। आई थिंक अगर हम देखेंगे तो आज हमारे पास, भारत के पास युवा जनसंख्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसी ताकतें हैं जो एआई को तेजी से अपनाने के लिए बेहद उपयुक्त माहौल देती हैं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम ओवरऑल, जिसमें अभी केवल औद्योगिक साइड में नहीं देखेंगे हम एआई को, हमें शिक्षा में, कृषि में, जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी वो परिवर्तन ला सकता है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो एआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी अभी एमआईटी की, उसमें कहा कि 95% प्रोजेक्ट जहाँ पे एआई यूज़ कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और ये केवल भारत तक सीमित नहीं है, मतलब ये विश्व भर में यही स्थिति है। क्योंकि इसके बारे में लोग चाहते तो हैं इसको अडॉप्ट करना, इस्तेमाल करना, बट उसका यूज़ केस क्या है, उसकी क्या बिजनेस वैल्यू निकलेगी, क्या फ़ायदा होगा, उसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक बहुत अर्ली है, मतलब, और जो दिशा हम चयन करेंगे वही तय करेगा कि ये भारत के लिए अवसर बनेगा या असमानता का कारण बनेगा। लेकिन कनिष्क, ये बताइए कि हमारे पास सीखने के लिए को सबक तो है ना। अब जैसे आईटी सर्विसेज में हमने काम किया, बिजनेस खड़ा किया, पैसा बनाया, सर्विसेज हमने प्रोवाइड किए वेस्ट के लोगों को, और वो चीज़ भी देश ने बहुत बाद में रियलाइज़ किया। कुछ लोगों ने 70s में और 80s में इस बात को समझा कि ये हो सकता है, तो वो हुआ। लेकिन फिर हमने देखा कि जो इंटरनेट बूम आया, तो इंटरनेट पे तो हमने कोई प्रोडक्ट खड़ा नहीं किया। हम इंटरनेट पे हमारी कोई दावेदारी वैसी रही नहीं। आप सोशल मीडिया देख लीजिए या दूसरे तरीके के तमाम जो यूज़ केसेस थे, उसमें भारत ने कुछ वैसा कमाल दिखाया नहीं। हमारे लोग जबकि टैलेंटेड हैं, आज भी हम उसी टैलेंट की बात करते हैं, उसी जज्बे की बात करते हैं। लेकिन कैसे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज़रूरत क्या होगी, क्या हम कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये है कि एआई के इसमें हमको फिर से बिजनेस चाहिए या फिर हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें बुनियादी तरीके से इसमें आई थिंक पब्लिक पॉलिसी साइड में, मतलब सरकार को साथ में आना पड़ेगा। ऑब्वियसली शिक्षा क्षेत्र में जो हमारी संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको साथ में आना पड़ेगा, और स्टार्टअप इकोसिस्टम को तो मिलके हमें सबके साथ में काम करना पड़ेगा। इसमें हमारे पास देखिए युवा बहुत हैं, लेकिन कितने लोग इसको चलाना जानते हैं वो वहाँ कमी है। तो हमें स्किलिंग और रीस्किलिंग पे बहुत फोकस करना पड़ेगा कि वहाँ पर हम ऐसी रोड मैप तैयार करें ताकि हम युवाओं को, उनको शिक्षित कर सकें और उनको इश्यू कर रखें कि भाई जो यूज़ केसेस हैं उनके ऊपर वो ट्रेन हो सकें और अपना करियर बना सकें एआई के अंदर। और जो कार्य कर रहे हैं जिस क्षेत्र में हैं, चाहे हेल्थ केयर में है, कृषि में है, कहीं पर भी हैं, उसमें वो अपना भविष्य देख सकें कि वो एआई के द्वारा क्या परिवर्तन ला सकते हैं अपने क्षेत्र के अंदर। तो अगर ये पॉलिसी के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, रीस्किलिंग, स्किलिंग के थ्रू अगर हम इस बुनियादी चीज़ों पे फोकस करेंगे, और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा एरिया है।
तो वहाँ पर हमें बहुत पैसा लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसमें हमें सरकार को ऑब्वियसली लेके आना पड़ेगा, डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा कि कंपनीज प्रेरित हों कि इन्वेस्ट करें हमारे मॉडल्स के अंदर और हमारी तक अंदर। जी। जी